नमस्कार। बिहार नतीजों पे बिहार विधानसभा से इन फोकस का ये खास एडिशन है। बिहार की राजनीति ने ऐसी अंगड़ाई ली है जैसे कि एक युग पलट गया हो। 2025 के विधानसभा के नतीजे ऐसे आए हैं जैसे किसी खराब सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बेबस जनता ने सत्तारूढ़ दल को नेस्तनाबूद कर दिया हो। मगर सत्ता दल को तमाम परेशानियों, अभाव, किल्लतों के बावजूद विपक्ष को ध्वस्त कर दिया जाना जनता के द्वारा एक नया पॉलिटिकल पैराडाइम है। प्रो इनकम्बेंसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही थी। एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी। क्यों बीजेपी का कमल इतना ज़ोरदार खिल गया बिहार में? क्यों कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तीर विपक्ष का सीना चीर गया? क्या एक नया फिनोमेना शुरू हुआ है बिहार में कि रीइलेक्टिंग द रूलिंग कंबाइन, बैठी हुई सरकार को दोबारा चुना जाना और पनिशिंग द ऑपोजिशन फॉर फेलिंग टू प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव, विपक्ष को इसलिए सजा दिया जाना कि वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं प्रेजेंट कर पाए। जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। खुशी के साथ सियासत में हजारों गम भी होते हैं। किसी पार्टी में बजती है शहनाई, किसी पार्टी में मातम भी होते हैं। बिहार की जनता ने छप्पर फाड़ दिए। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी को ऐसा मैंडेट दिया है कि जो कि दोनों ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। जेडीयू के कार्यकर्ता इस समय उनके दफ्तर पे खुशी का माहौल है, जश्न लगातार जारी है। खूब मिठाइयाँ बटी हैं, इतनी मिठाइयाँ बटी कि खाने वालों ने अकेले मिठाई नहीं खाई। उनको लगा कि नीतीश कुमार अगर नहीं है तो उनकी फ़ोटो को ही मिठाई खिला दी। दिवाली बीत चुकी है मगर तमाम पटाखे बजाए गए। होली अभी दूर है लेकिन नेताओं ने गालों को लाल और हरा गुलाल के रंग से कर लिया। इस जदयू की जश्न का एक कारण है। 2020 जदयू बहुत पीछे रह गई थी, 43 सीटें महज मिली थी। लेकिन इस मैंडेट से जदयू के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। डर लोगों को यह था जदयू में कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी अगले आने वाले चुनाव तक एक ऐसी पार्टी बन जाए जो कि सिर्फ बीजेपी की स्टेपनी भर है। दूसरा, इस चुनाव में बराबरी की सीटें मिल गई थी, यानी एक पैरिटी आ गई थी बीजेपी और जदयू के बीच में। इसके अलावा मंत्रिमंडल में पिछली बार जगह कम मिली थी और आगे और कम हो जाने का डर था। लेकिन इस बार इस मैंडेट ने एक चीज़ तो कर दी है कि जदयू की हैसियत भाजपा के बराबर। नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पे तमाम सवाल भले ही उठाए जाएं, मगर पोस्टर जरूर लग गए हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। जदयू ऑफिस का जश्न आपने देख लिया, लाजमी है साहब, जीते हैं, लोगों में खुशियां हैं। उधर दूसरी तरफ आरजेडी के दफ्तर में ये बड़ा ख़राब होता है कि जब एक जीती हुई पार्टी का दफ्तर एग्जैक्टली हारी हुई पार्टी के दफ्तर के सामने हो तो जो वो रिलेटिव कंपैरिजन होता है वो और भी भयंकर हो जाता है। अब यहाँ पे आने पे सबसे टेलिंग स्टोरी जो यहाँ मूड था आरजेडी में चुनाव के रिजल्ट के पहले, वो शायद इस पोस्टर से सबसे अच्छा दर्शाया जाता है। ये पोस्टर कह रहा है अलविदा चाचा। कुर्सी पे नीतीश कुमार हैं, पीछे अमित शाह हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव हाथ हिला करके वेव कर रहे हैं। आकलन ये था कि नीतीश कुमार ये चुनाव हारेंगे, एनडीए हारेगा और नीतीश कुमार गद्दी से अलविदा हो जाएंगे। मगर साहब, वोटर ने जिस तरह का मैंडेट दिया है उसके बाद कतई ऐसा होने वाला नहीं है। चाचा सीएम रहेंगे इनके, तेजस्वी यादव के। अब माहौल देखिए कि ये पार्टी का ऑफिस में हमेशा रौनक रहती थी। यहाँ की इस समय के हालात वैसे ही हैं जैसे कोई पार्टी हार जाती है तो उसके दफ्तर के पास सामने जिस तरह की भीड़ हुआ करती है वैसे ही एक भीड़ सामने है। अगर कुल मिलाकर के तमाम कारण देखें
कि क्यों ऐसा है कि यहाँ रौनकें नहीं हैं, उसमें कुछ आरजेडी की बेसिक गलतियाँ मानी जाएंगी। सबसे पहला, अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि बिहार का चुनाव जो है वो तमाम चीज़ें इस बार जुड़ी हैं, फ्रीबीज जुड़ी हैं, मगर एक बड़ा फैक्टर हमेशा होता है कि आपका कास्ट कॉम्बिनेशन कैसा है। तो कास्ट कॉम्बिनेशन के मामले में एनडीए ने अपना बुके वो इम्प्रूव किया, एक जो कास्ट का स्ट्रक्चर खड़ा किया सोशल इंजीनियरिंग और फ्रीबीज की सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ज़रिए, वो ज़्यादा बेहतर था। उन्होंने पिछली बार पासवान वोट और कोयरी वोट जो था वो खिलाफ था। उपाध्याय उन्होंने कुशवाहा समाज और पासवान समाज को अपने साथ जोड़ा, अलायंस थोड़ा बेहतर हुआ। पिछली बार इन्हीं दो के खिलाफत होने के कारण जदयू और बीजेपी को करीब 38 से 42 सीटों का नुकसान हुआ था। आरजेडी ने मल्लाह वोट जोड़ा, मुकेश सहनी को पार्टी में मिलाया, मगर एक फैक्टर मैं कहूँगा इस चुनाव में जो कि क्रिटिकल है आरजेडी के लिए। आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी है बिहार की, अगर कहें कार्डर और इन टर्म्स ऑफ सॉलिड कंसोलिडेटेड एक शीट एंकर वोट बैंक जो है यादव मुस्लिम का, वो सबसे बढ़िया हमेशा लॉयल रहा है आरजेडी का। मगर आरजेडी की गलती क्या थी? आरजेडी की गलती ये थी कि उसने 100 के करीब सीटें ऐसी पार्टी को दी, कांग्रेस और लेफ्ट को, जिनका जनाधार बहुत ही कम है। ये दबाव में आकर के जो कांग्रेस को सीट दिया जाना हुआ, ये आरजेडी के लिए गड़बड़ सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आप एनडीए को देखें, उसके अंदर सारे इंजन फायर किए हैं। अगर आप देखें जेडीयू की परफॉर्मेंस बढ़िया रही, बीजेपी की परफॉर्मेंस बढ़िया रही, एलजेपी की जिनको सीटें दिए गई थी उनकी परफॉर्मेंस बेटर रही। इसके अलावा अगर देखा जाए आरजेडी में, तो अकेली आरजेडी अपने दमखम पे सीटें ला रही है, कांग्रेस और बाकी उतना फायर इंजन नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा एक और क्राइसिस इस अलायंस के अंदर है कि जनता ने पिछली बार 2020 में एक जो मैंडेट दिया था वो तेजस्वी यादव के नाम पे आया था। तेजस्वी यादव के नाम पे आने का मतलब ये भी था कि ही वॉज ऑन ए पर्टिकुलर नोटिस बाय द वोटर कि उनको अपनी कास्ट केमिस्ट्री बेटर करनी थी, उनको अपना कैंपेन सुधारना था। लेकिन अगर आपने देखा कि शुरुआत में इस कैंपेन के जिस समय एक कैंपेन बिल्ड करना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल कंबाइन को जैसे महागठबंधन, तो एक लंबा वक्त गया यात्राएं करके एक ऐसे मुद्दे पे जो कि जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ राहुल गांधी और फिर उनके साथ जुड़े तेजस्वी यादव का कैंपेन देखें, तो ये मुद्दे जो दिख रहे हैं, हम वादा पूरा करेंगे, हम वादा करेंगे, महिला बहन मान योजना 400 से बढ़कर 500 किया जाएगा, प्रति माह बिजली 200 यूनिट फ्री दी जाएगी, ये बाद में जुड़े। एक बहुत लंबा वक्त राहुल गांधी के एसआईआर कैंपेन वोट चोरी में गया। कोई भी कैंपेन, कोई भी मुद्दा किसी पार्टी का तब सक्सीड करता है जब उस पार्टी का कार्डर उसको बैक करता है, और कार्डर तब बैक करता है जब कार्डर को लगता है कि जनता उस इशू या मुद्दे को एक्सेप्ट कर रही है। इधर हुआ ये कि राहुल गांधी वोट चोरी मुद्दे पे इतना ज़्यादा प्रेशर बना गए क्योंकि उनको लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन को टारगेट करके वो नरेंद्र मोदी को टारगेट करेंगे। तेजस्वी यादव ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये गलती है, इसीलिए तेजस्वी यादव ने कैंपेन की धुरी मोड़ी। उन्होंने खुद यात्रा निकाली, तमाम ज़िलों में, शहरों में गए, कई सौ किलोमीटर उन्होंने यात्रा के दौरान मुद्दे बदले, वो ब्रेड एंड बटर इश्यूज़ पे लेकर के आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और ये देरी जो है ये झलकी दूसरी फॉर्म में भी, सीट शेयरिंग में ये हालात थे कि तेजस्वी यादव फ़ोन कर रहे हैं और राहुल गांधी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद चुनाव में फैसला हो जाने की कि कौन कितनी सीट लड़ेगा, पूरा फैसला नहीं हो पाया। करीब 12 ऐसी सीटें रहीं जहां अलायंस के प्लेयर्स जो थे, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज़, उनके बीच में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हुआ। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कुछ नहीं हुआ करता है साहब। जो नेता जिसको कहा जाता है कि पीछे हट जाओ, वो कभी पीछे नहीं हटता और अपने वोटरों को कहता है कि अगर मेरा वोट डालना है तो मुझे ही डालना, वरना दूसरा नेता आगे बढ़ जाएगा और अगली बार टिकट मेरा नहीं होगा। ये गलतियां जो है ये तेजस्वी के दरवाजे पे रखी जाएंगी। हालांकि इसमें इस हार में कंट्रीब्यूशन कांग्रेस का बहुत बड़ा है, आरजेडी के एलाइज का बहुत बड़ा है,
क्योंकि अलायंस जब तक केमिस्ट्री क्रिएट नहीं करता तब तक अरिथमेटिक नहीं जुड़ती है। और यहाँ लगता साफ यह है कि एनडीए की जो केमिस्ट्री की अरिथमेटिक थी जातियों की, वो इनकी मैथ से बहुत बेटर थी और इसी कारण से एनडीए पास हो गया है और सरकार बनाने में आरजेडी महागठबंधन फेल हो गया है। आरजेडी का दफ्तर यहाँ से महज 100 कदम दूर है। इतने में फ़र्क आ गया है साहब। फ़र्क इतना आ गया है कि वहाँ अगर मातम है तो बीजेपी का जो सेलिब्रेशन है वो जेडीयू के लेवल से कहीं अलग लेवल का है। अंदर एक दो नहीं, कई सारे ढोल नगाड़े वाले हैं। पटाखे बेटर क्वालिटी के हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो होर्डिंग है वो जेडीयू की तरह से कच्चे ढीले डाले नहीं, बढ़िया विनाइल के फर्स्ट क्लास होर्डिंग है जो कि बीजेपी की या एनडीए की पॉलिसीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। 400 से बढ़कर 1100 बुजुर्ग विधवा दिव्यांग की पेंशन है। उसके अलावा रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है इस चुनाव में वो अद्वितीय है। यानी अगर आप 101 सीट लड़े हैं और आप 90 में स्ट्राइक रेट कर रहे हैं, वो अक्सर देखा गया है कि भारत के चुनावों में चाहे बहुत हैवी एंटी इनकम्बेंसी हो या प्रो इनकम्बेंसी हो, उसके बावजूद नहीं आता। मगर हाँ, बीजेपी के लिए कुछ फैक्टर काम किए हैं। नरेंद्र मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है। रिलायबिलिटी और एक रियलाइजेशन बिहार के वोटर के अंदर ज़रूर आ गया है, जो ज़मीन पे चुनावों के दौरान दिख रहा था कि बिहार ने बहुत लंबे समय तक सफ़र किया। बिहार में विकास का अभाव इसलिए आया कि केंद्र में एक पार्टी की सरकार होती थी और बिहार में विपक्षी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। इसके कारण बिहार में को नज़रअंदाज होना पड़ा था। ये त्रुटि जो है वोटर ने दूर कर दी है। उसने डबल इंजन का जो दावा है उसको एक्सेप्ट किया है कि डबल इंजन से फ़ायदा है। सड़कें, पुल और स्कीम, तमाम चीज़ें उनको दिख रही हैं। अब बीजेपी के दफ्तर के इस समय अंदर भयंकर भीड़ है। आप देखिए, ये भीड़ जो है नाचने गाने वालों की, ढोल बजाने वालों की, मिठाई खाने वालों की, इस समय बीजेपी का ऑफिस खचाखच भरा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीजेपी के लिए क्या ज़्यादा अच्छा वर्क किया है। बीजेपी उन एरियाज़ में बेहतर कर पाई है जहां पे उसको अलायंस पार्टनर्स का सपोर्ट मिला है, जैसे कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये प्लस फैक्टर बने हैं बीजेपी के लिए। एक घुसपैठिए का जो आर्गुमेंट बीजेपी ने खड़ा किया था, नैरेटिव खड़ा किया था सीमांचल इलाके में, जो कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया हैं, उन एरियाज़ में डेफिनेटली बीजेपी के लिए वो जो एक क्वाज़ाई पोलराइजेशन की कोशिश की थी बीजेपी ने, वो सक्सेसफुल रही है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं एक बेटर रेनबो कोalition बीजेपी का, नरेंद्र मोदी की एश्योरेंस, जो नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस है इस कैंपेन में, वो बीजेपी और एनडीए के लिए एक फ्रूटफुल रही है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रूर मैं बता दूं कि ये बिहार का चुनाव नतीजा ही अनूठा नहीं था, ये चुनाव भी अनूठा था। नीतीश कुमार फ्रीबीज के खिलाफ थे। उन्होंने जम करके फ्री की रट लगाई, वायदे किए। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। इसके अलावा ज़्यादा संगठित दिखाई दिए नीतीश कुमार और उनके सहयोगी एनडीए के अंदर। लेकिन इस चुनाव में एक और नई चीज़ देखी गई। ये बहुत ही हवाई चुनाव था। जितना इस चुनाव में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ का इस्तेमाल हुआ है, मैंने 1990 से लेकर के आज तक नहीं देखा है। अब इस चुनाव को देखिए, कुल हिसाब लगाया हमने सभी पार्टियों से बात करके तो 30 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए, 12 चार्टर्ड प्लेन लगातार उड़ते रहे। यानी कुल मिलाकर के हिसाब लगाएं तो 450 फ्लाइट भरी हेलीकॉप्टरों और हवाई जहाज़ों ने। बिहार में अगर पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जाए तो करीब 60,000 रुपया महज एवरेज साल की है, यानी 5,000 रुपये महीना साहब। चार्टर प्लेन आता है 4 से 9 लाख रुपया प्रति घंटा। हेलीकॉप्टर आता है सिंगल इंजन का 1.5 लाख का, डबल इंजन का 4 लाख रुपया प्रति घंटा।
ऐसे प्रदेश में आप सोचिए 450 फ्लाइट सवेरे 7 बजे हेलीकॉप्टर आ जाते थे पटना के एयरपोर्ट पे या बाकी एयरपोर्ट पे, और शाम को 7 या 8 बजे जाते थे, क्योंकि डस्क के बाद, सूर्यास्त के बाद हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकते हैं। अब अगर आप देखें तो इस चुनाव में नेताओं ने किस तरह का जोर लगाया, तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का प्रचार जो है, आखिर सहरा उन्हीं के सर पे बंधेगा, तो उनका प्रचार बिल्कुल अलग था। अक्टूबर 16 से 9 नवंबर तक नीतीश कुमार ने 181 रैली और रोड शो किए। रोज 8 घंटे 7 रैली, 40 से 50 मिनट तक एक रैली में बिताए। 25 दिन का अगर ये हिसाब लगाएं तो 1448 घंटों का प्रचार किया नीतीश कुमार ने। उन्हीं नीतीश कुमार ने जिनकी सेहत और उनकी मानसिक स्थिति पे विपक्ष ने उनको निशाना साधा था। शायद अपने आप को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार ने पूरा दमखम झोंक दिया। सुबह 9:30 बजे शुरू करते थे, 5 बजे शाम को ख़त्म करते थे। ब्रेकफास्ट घर पे होता था, लंच हेलीकॉप्टर में होता था। 29 अक्टूबर 220 किलोमीटर का रोड शो किया पटना से नालंदा का। छठ पूजा, लोग पूजा करके घर में बैठते हैं। 28 अक्टूबर को गई घाट में रैली करी। 21 अक्टूबर जब छठ पूजा शुरू हुई थी, मीनापुर और कांठी में रैली करी। अब नीतीश के मुद्दे क्या थे? 2025 में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उनका मुद्दा था जंगल राज। 543 दफा दोहराया नीतीश कुमार ने जंगल राज को। महिला सशक्तिकरण सबसे बड़ा मुद्दा था। 10,000 रुपया 1 करोड़ 1.25 करोड़ महिलाओं को देकर के नीतीश कुमार को पता था कि ये मेरा ट्रम्प कार्ड है, और शायद इसी वजह से कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइन, महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट दिया है। अब इसके आगे अगर देखें तो नीतीश कुमार ने किसको इस्तेमाल किया? डबल इंजन को। ये क्लैरिटी नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों से दी कि वो इस बार एनडीए नहीं छोड़ेंगे। अपनी जो पलटी मारी की आदत थी उसको कवर करना था। ये जनता में संशय न रहे कि वो इस गठबंधन के साथ हैं। क्यों? क्योंकि वो मोदी की इमेज को इस्तेमाल करना चाहते थे। मोदी की इमेज को इस्तेमाल करने के लिए नीतीश कुमार ने लगभग 430 योजनाएं जो बीजेपी की केंद्र सरकार के साथ लॉन्च की गई हैं, उनका इस्तेमाल और मेंशन लगातार किया इन चुनावों में। इसके आगे चुनाव का अगला बड़ा चीज़ था मोदी फैक्टर। नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिहार की जनता में लोकसभा के मामले में बहुत ही फिट एक कैंपेनर हैं, स्टार कैंपेनर है। मोदी जहां हैं वहां बिहार का एक बड़ा जनमानस उनके साथ होता है। इसका फ़ायदा बीजेपी और एनडीए को मिला। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने, सिर्फ 14 रैलियां करी, पटना में रोड शो किया, शुरुआत करी कर्पूरी ठाकुर जननायक से, जिनको केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया था। ये एक इंटरेस्टिंग टच था, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को लेकर के बीजेपी ने जो मोड अपनाया, तो ईबीसी और ओबीसी में कर्पूरी ठाकुर इज स्टिल कंसिडर्ड एज समथिंग ऑफ ए गॉड, तो उसका इस्तेमाल किया गया। और कहाँ ख़त्म किया नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन को? नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन को ख़त्म किया बिहार चुनावों के लिए चंपारण से। चंपारण वो भूमि जहाँ पे महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। 1917 में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह था। नील की खेती के लिए जो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसके खिलाफ। तो आप समझिए कि पूरी सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया गया। इसके बीच में नरेंद्र मोदी ने तमाम वायदे किए। उसके अलावा अगर आप देखें तो हर फेज़ के लिए एक अलग कैंपेन उन्होंने झोंका। अगर बैकवर्ड्स की बात, ईबीसी की बात, सरकारी स्कीम्स की बात, महिलाओं की बात करी, परिवार की बात करी, परिवारवाद की बात करी, तो सीमांचल में जाकर के घुसपैठ की बात करी। और वो जो माइनॉरिटी वोट का एक कंसोलिडेशन है सीमांचल के इलाकों में, करीब 5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे 30 से लेकर के 65% का आबादी है माइनॉरिटीज़ की, वहाँ पे उन्होंने कैंपेन का स्टाइल बदल दिया। इसके अलावा अमित शाह जो कि चीफ स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने 34 रैली करी। राजनाथ सिंह ने 18 रैली करी। जेपी नड्डा ने 15 रैली करी। उपेंद्र कुशवाहा जो कोयरी वर्ग के नेता हैं, उन्होंने दब करके कैंपेन किया। इसके अलावा गया और साउथ बिहार के इलाकों में जितन राम मांझी जो कि मुसहर वर्ग से आते हैं, उन्होंने जम करके कैंपेन किया। यानी एक अच्छा रेनबो कोalition सोशल इंजीनियरिंग का एनडीए ने बृहद कैंपेन और स्ट्रेटेजिक भाषण और वायदों के जरिए पूरा किया। दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा
कि तेजस्वी यादव ने डेफिनेटली बहुत मेहनत करी। अगर हमारा एग्जिट पोल देखा जाए जिस न्यूज़ और टीएफआई रिसर्च का, वो साफ बताता है कि एक युवा वर्ग जो कि जिसने कि 2005 से पहले जंगल राज की जो बातें हैं वो नहीं देखी थी, वो जो जंगल राज कहा जाता है बिहार में विपक्ष के द्वारा आरजेडी के खिलाफ, वो नहीं देखा था, उसको डेफिनेटली तेजस्वी अट्रैक्ट कर रहे थे, भीड़ ज़्यादा आ रही थी। कुल मिलाकर के उन्होंने 181 चुनावी रैलियां की, एक दिन में कई बार उन्होंने 18-19 रैलियां करी, जो कि एक काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि तेजस्वी यादव बिहार के अपने महागठबंधन के लिए करीब 243 सीटों पे जो लड़ रहे थे, उसमें से उन्होंने 100 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी और बाकी अलायंस पार्टनर्स को दी। मगर एक चीज़ जो इस चुनाव की टेलिंग कमेंट्री है, जो कि शायद एक बड़ा कारण बना, कुछ सीटों पे एक फ्रेंडली फाइट कॉन्टेस्ट था 12 सीटों पे महागठबंधन में, वो तो नुकसान हुआ ही हुआ। इसके अलावा मैं कहूँगा कि तेजस्वी यादव काफ़ी अकेले थे इस चुनाव में। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी ने कैंपेन की शुरुआत करी एसआईआर से, वोट चोरी से, लंबा टाइम वेस्ट किया, और उसके कारण क्या हुआ कि जो तेजस्वी यादव और महागठबंधन के मुद्दे थे ब्रेड एंड बटर, वो सामने लाने में टाइम लगा। जो फ्रीबीज और योजनाएं घोषणा की जो कि फ्यूचर में आनी थी जनता के लिए, नीतीश कुमार की मौजूदा स्कीमें थी, उनके बैंक में पैसा आ रहा था। तो अगर आप देखिए तो राहुल गांधी ने बिहार में 14 रैली की मात्र, प्रियंका गांधी का जो बिहार का कैंपेन था उसमें 12 रैली करी प्रियंका गांधी ने। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मात्र 4 रैलियां की। अब रैली की संख्या कांग्रेस की कम है, 60 के करीब सीटें लड़ रही थी, चिराग पासवान 29 लड़ रहे थे, मगर पूरे बिहार में कैंपेन कर रहे थे एनडीए के लिए। नीतीश कुमार ने 181 रैली करी, तेजस्वी यादव 100 से ऊपर सीटें लड़ रही थी आरजेडी, मगर उन्होंने भी 180-90 रैलियां करी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 60 सीट पे लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अगर उनकी रैलियां गिनी जाएं तो 30-35 रैलियां की गई कांग्रेस के द्वारा। मैं ये कहूँगा कि सिर्फ रैली कम नहीं हुई, उसके अलावा जो पूरा काडर होना चाहिए था, ऑल्टरनेट लीडरशिप होनी चाहिए थी टॉप लीडर्स के अलावा, यानी तेजस्वी के बाद या आप कहिए राहुल गांधी के बाद आरजेडी और कांग्रेस के पास नेता ही नहीं था जो कि फोर्सफुल कैंपेन कर सके बनिस्बत एनडीए के। क्योंकि आप एनडीए में देखिए, अगर नरेंद्र मोदी हैं रैली करके गए हैं 14, तो अमित शाह उनसे ज़्यादा कर रहे हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग हैं। तो एक ज़्यादा बड़ा स्टार कैंपेनर का चार्ट लिस्ट जो दिखती है एनडीए की, वो मैसेज को ज़्यादा दूर तक सक्षम रहा समझाने में लोगों को कि किस मुद्दे पे वोट देना है। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था, और हुआ है तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूँ। और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज़ दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है, उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था, और 10,000 रुपये उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया है कि आपको 1,90,000 रुपया हम और देंगे। Then I think there will have to be some very serious introspection, and I don't just mean introspection in terms of sitting and thinking, but also studying what went wrong, what were the tactical or messaging or organizational mistakes. I'm not even talking about any party right now. The contest is directly between the Election Commission of India and the people of Bihar. And let's see who wins. इस चुनाव के नतीजे ही अजूबे नहीं थे, जनता ने जमकर वोट दिया, रिकॉर्ड स्थापित हुआ। लेकिन इस चुनाव में जनता ने बिहार की चुनावी हिंसा और गड़बड़ियों की पुरानी प्रथा पर नकेल लगा दी। अब देखिए, 2025 के इस चुनाव में एक भी पोलिंग बूथ पर रीपोल नहीं हुआ। इसके मुकाबले 1985 में 63 मौत हुई थी चुनावी हिंसा में, 156 बूथ पर रीपोल हुआ था। 1990 चुनाव के दौरान 87 मौतें हुईं। 1995 चुनावी हिंसा में 54 लोगों की मौत हुई। टीएन सेशन ने बिहार चुनाव 4 बार टाल दिए। 1668 बूथों पर रीपोल हुआ। सन 2000 में 1420 बूथ पर रीपोलिंग हुई। 2005 में 660 बूथ पर रीपोलिंग हुई। इस बिहार चुनाव में एक एक्स फैक्टर भी था, एक नया पहलू।
वो थे जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर। 2 साल से सड़कों पे धूल उड़ा रहे थे। आरजेडी के तेजस्वी यादव और बीजेपी के सम्राट चौधरी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर सवाल खड़े कर रहे थे। यूथ वोटर और सोशल मीडिया पर उनका जादू दिख रहा था। जोश में ये भी कह गए कि वो या तो अर्श पे होंगे या फर्श पर, और अगर नीतीश कुमार की 25 से ऊपर सीटें आईं तो राजनीति छोड़ देंगे। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज़्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूंगा। चुनाव में नीतीश कुमार ने 25 की 3 गुना सीट जीत ली हैं। जनसुराज 0 पर चल रही है। देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर राजनीति में रहेंगे कि नहीं। इस चुनाव के बिग गेनर में एलजेपी और चिराग पासवान भी शामिल हैं। वो 29 सीटों पर लड़े और बीजेपी जेडीयू की 3 क्षेत्रों में जीत में मदद की। चुनाव से पहले कहा था कि वो बिहार में दिल्ली से ज्यादा रहना पसंद करेंगे। उनमें बिहार को नया नेता मिला है और खबर गर्म है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो जहां जंगल राज वालों को आज पता चला कि बिहार की जनता में वो कहां खड़े होते हैं, तो वहीं बिहार की जनता ने जिस तरीके से एनडीए और तमाम हमारे प्रत्याशियों को सराखों पे उठाने का काम किया, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं और एनडीए के तमाम घटक दल जिस एकजुटता के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, ये एकता की ताकत को बिहार की जनता ने सराखों पे बिठाने का काम किया। तो साहब, ये नतीजे क्या कहते हैं? बीजेपी बड़ी पार्टी है, मगर अभी भी उसकी एक मजबूरी है। मजबूरी यह है कि उसके पास लीडरशिप का अभाव है। बीजेपी बहुत दूर आ गई है कुछ सालों पहले से, जहां वो बी टीम हुआ करती थी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की बी टीम से 2015 की मेजर सेटबैक के बाद से जहां बीजेपी लुढ़क गई थी, क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले गए थे, वहाँ से बीजेपी का इस मुकाम तक पहुँचना कि 80-90% का स्ट्राइक रेट उसका, कि जितनी सीटें लड़ी हैं स्ट्राइक रेट उसका 80-90% होना, ये बीजेपी के लिए अचीवमेंट है। बीजेपी अब एक स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे है सरकार खुद बनाने के। अगर वो एलजेपी चिराग पासवान को ले ले और बाकी अलायंस पार्टनर को ले ले, लेकिन इतनी सीटें जीतने के बाद भी नीतीश कुमार बीजेपी के लिए ज़रूरी हैं, मजबूरी हैं। बीजेपी के पास नेतृत्व नहीं है। बीजेपी को ये भी देखना है कि क्या हम इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि नीतीश कुमार के बिना अगले लोकसभा चुनावों में हम क्या इस स्थिति में हैं कि हम अपनी स्ट्राइक रेट को लोकसभा में भी बढ़िया कर सकेंगे। वो जो कास्ट केमिस्ट्री की अरिथमेटिक होती है वो अभी भी बीजेपी के हाथ में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ईबीसी जो कि 36% है उसका एक बड़ा धड़ा और महिलाओं वाला फैक्टर जो है वो साथ में है। इसीलिए बीजेपी को इंतजार रहेगा आने वाले दिनों में कि वो जो लेगेसी है नीतीश कुमार की, ईबीसी वोटर की, महिला वोटर की, वो धीरे धीरे करके कोऑप्ट करके अपने पास खींचे। जब तक वो नहीं होता है तब तक ये तय है कि नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ पढ़ेंगे और बीजेपी उनकी सहयोगी सेकंड नंबर पे खड़ी होकर के अपने फ्यूचर को प्लॉट करेगी। यहाँ से तेजस्वी यादव को भी एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा रिकंस्ट्रक्शन का। रिकंस्ट्रक्शन अपनी पार्टी का, अपने काडर का, अपने वोट बैंक का, क्योंकि अगर वो कहीं चूक गए तो सबसे बड़ा 2 चूक उनकी तरफ से जो हुई वो ये थी कि वो जो लेगेसी है उनकी पार्टी की, आरजेडी की, जंगल राज की, उसको वो किस तरह डिसमेंटल करेंगे। दूसरा, वो अपनी कास्ट बुके को कैसे, किस तरह से, कितने समय में एक्सपैंड कर पाएंगे। जब तक वो नहीं होता तब तक एनडीए एमजीपी पर भारी रहेगा। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको कार्यक्रम ठीक लगा तो कमेंट करके बताइएगा। बिहार की विधानसभा ये हमारे ठीक पीछे है। इसमें कुछ दिनों बाद नए विधायक आएंगे, नया मुख्यमंत्री होगा। हम उम्मीद करेंगे कि जनता ने बहुत ही डिसाइसिव मैंडेट दिया है। घर से ज़्यादा लोग निकले हैं। लोग अपनी काम काज, रोजी रोटी सब छोड़ करके देश दुनिया से यहाँ वोट करने आए हैं। जनता ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। हम ये समझते हैं कि विकास में जो हिस्सेदारी बिहार की जनता की है वो उसे मिलेगी और बिहार जो है वो सबसे पिछड़े राज्यों से बेहतर राज्यों में होगा और लोगों को यहाँ वो मिलेगा
जिसके लिए वो वोट करते हैं।